गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर। आज की इस जियोग्राफी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि अध्याय के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्नोत्तर आपकी अभ्यास पुस्तिका के हैं, जिन्हें आप अपने नोटबुक में कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो बच्चों, आपको इनमें 4 बहुविकल्पीय ऑप्शंस मिलेंगे, जिन्हें आपको सही आंसर्स देना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो यह 4 ऑप्शन है। पहला अफ्रीका महाद्वीप, दूसरा एशिया महाद्वीप, तीसरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और चौथा अमेरिका महाद्वीप। तो बच्चों, हमने वीडियो क्लासेस में पढ़ा था अफ्रीका महाद्वीप है, उसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? इस प्रश्न में हमें बताना है कौन से एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर जनसंख्या भी कम है और बाकी 3 ऑप्शंस में जनसंख्या अधिक है। तो अट्टाकामा यह एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या जमाव बहुत ही कम पाया जाता है। दूसरा है भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो बच्चों, भूमध्य रेखा के आसपास के जो प्रदेश है वहाँ पर अति उष्ण और अति आर्द्र मौसम होता है। इस कारण से इस स्थान पर भी जनसंख्या विरल पाई जाती है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया और चौथा है ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेशों पर भी जनसंख्या बहुत ही विरल पाई जाती है और हमारे प्रश्न में पूछा है ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या बसावट अधिक हो। तो हमारा ऑप्शन है गए, दक्षिण पूर्वी एशिया सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? बच्चों, प्रतिकर्ष कारक हमने जनसंख्या का जो प्रवास पढ़ा था, प्रवास में 2 कारक होते हैं, एक अपकर्ष कारक और एक प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक किसी भी स्थान विशेष पर जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जबकि प्रतिकर्ष कारक उस स्थान विशेष से जनसंख्या को दूर भेजने का कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है जल अभाव। जल अभाव एक प्रतिकर्षक कारक है, क्योंकि जल का जहाँ पर अभाव होगा वहाँ से जनसंख्या किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए तत्पर होगी। दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी जहाँ होगी वहाँ पर भी जनसंख्या नहीं रुकेगी। तीसरा ऑप्शन है चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। तो बच्चों, जहाँ पर अच्छी चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं होगी वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, ना कि प्रतिकर्ष करेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गए ऑप्शन, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन हैं, उनमें से आपको उस ऑप्शन को चूज करना है जो सही नहीं है। पहला ऑप्शन है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। दूसरा ऑप्शन है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। और तीसरा ऑप्शन है विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग नए जुड़ जाते हैं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा गए ऑप्शन, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में
जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, क्योंकि हमने जनांकीय संक्रमण की जो 3 अवस्थाएं पढ़ी है, उन 3 अवस्थाओं में जो प्रथम अवस्था है, उस प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च नहीं होती है। उस अवस्था में जन्म दर उच्च होती है और साथ ही मृत्यु दर भी उच्च होती है, और परिणाम स्वरूप प्राकृतिक वृद्धि दर जो है वह कम रहती है और जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं जिनका उत्तर हमें 30 शब्दों में देना है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले जो हमने कारक पढ़े थे, उन कारकों में से 3 कारकों का नाम लिखना है। पहला है जल की उपलब्धता। बच्चों, स्वच्छ एवं सुलभ जल वाले जो क्षेत्र होते हैं वह जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उस स्थान पर जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता कम होती है उन क्षेत्रों से जनसंख्या पलायन कर जाती है। दूसरा है जलवायु। मानव सदैव से ही अनुकूल जलवायु क्षेत्र में निवास करना चाहता है। इस कारण जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अति उष्ण और अति शीत क्षेत्र विरल जनसंख्या के क्षेत्र होते हैं, और अनुकूल जलवायु क्षेत्र है वह जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है मृदाएं। मृदाएं भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है, क्योंकि उपजाऊ मृदाएं कृषि गतिविधियों के क्षेत्र होते हैं जो कृषि कार्यों में सहायक होते हैं और जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में उच्च जनघनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों है? विश्व में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनघनत्व अधिक पाया जाता है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनघनत्व कम पाया जाता है। तो इसके प्रमुख रूप से 3 कारण हैं। विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र पाए जाते हैं क्योंकि विश्व के यह क्षेत्र उचित भौगोलिक, आर्थिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से परिपूर्ण क्षेत्र होते हैं जो मानव बसावट के अनुकूल वातावरण प्रस्तुत करते हैं। जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है उन क्षेत्रों में अच्छी भौगोलिक अवस्था, अच्छी आर्थिक अवस्था और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक अच्छे पाए जाते हैं। इस कारण लोग इन क्षेत्रों में आकर बसने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक पूछे हैं। तो बच्चों, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जिसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। पहला प्रश्न है इसका, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। अगला प्रश्न है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करना है। हम सभी जानते हैं जन्म दर जो है वह प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा एक निश्चित समयांतराल होता है। जैसे 1 वर्ष का समय है तो उस 1 वर्ष के समय में उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वहाँ पर निवास करने वाली प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। जबकि मृत्यु दर जो है, मृत्यु दर में किसी भी स्थान विशेष की जो भौगोलिक क्षेत्र है उस भौगोलिक क्षेत्र में 1 वर्ष की अवधि
में प्रति 1000 पुरुषों या महिलाओं जो भी वहाँ की जनसंख्या है, प्रति 1000 की जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को मृत्यु दर में आंका जाता है। जन्म दर जो है वह अशोधित जन्म दर CBR क्रूड बर्थ रेशियो द्वारा ज्ञात की जाती है, जबकि मृत्यु दर जो है वह अशोधित मृत्यु दर CDR क्रूड डेथ रेशियो द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक कौन कौन से हैं। प्रवास के जो प्रतिकर्ष कारक है वह जनसंख्या को दूर भेजने का कार्य करते हैं और अपकर्षक कारक है वह जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करते हैं। प्रवास के जो अपकर्षक कारक है उनमें सबसे पहला कारक है रोजगार के बेहतर अवसर। तो बच्चों, जिन स्थानों पर रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं, औद्योगिक गतिविधियों वाले क्षेत्र, जब कारखाने, औद्योगिक इकाइयाँ, खनन क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में रोजगार के उचित अवसर प्राप्त होने के कारण लोग उस स्थानों की तरफ आकर्षित होते हैं। जबकि प्रवास के प्रतिकर्षक कारकों में पहला है बेरोजगारी। जिन क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अधिक होती है, जहां रोजगार की समस्याएं होती है, जिन स्थान पर वह व्यक्ति रोजगार करता है उन स्थानों पर उचित दशाएं नहीं होने की वजह से लोग उन स्थानों को छोड़कर चले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्रवास के अपकर्षक कारक में रहन सहन की अच्छी दशाएं। जिन स्थानों पर अनुकूल जलवायु होती है या रहने की रहन सहन की अच्छी दशाएं होती है, उन स्थान विशेष पर व्यक्ति ज़्यादा निवास करने का प्रयास करता है। और जिन स्थानों पर रहन सहन की निम्न दशाएं होती है, जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ है या अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, या जहाँ पर मानवीय जीवन के अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं हैं, जैसे पॉल्यूशन वाले क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों से लोग पलायन करने का प्रयास करते हैं। तीसरा ऑप्शन है अपकर्ष कारक में शांति व स्थायित्व। मनुष्य जन्म से ही स्वभावत शांति प्रिय व्यक्ति होता है और वह अपने जीवन में स्थायित्व चाहता है। तो इस वजह से मानव जो है ऐसे क्षेत्रों में निवास करना पसंद करता है जहाँ पर शांति का माहौल हो और उसके जीवन में स्थायित्व प्रदान हो। तो ऐसे क्षेत्र मानव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जबकि जो दूसरे हैं जहाँ पर राजनीतिक उपद्रव, युद्ध या अन्य प्रकार की अशांति का माहौल होता है, उन क्षेत्रों से व्यक्ति पलायन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे क्षेत्र है जनसंख्या के विरल क्षेत्र बनने लग जाते हैं। चौथा ऑप्शन है अपकर्षक कारकों में अनुकूल जलवायु। बच्चों, मानव का जो शरीर है वह लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उसके शरीर के अनुकूल होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर का जो क्षेत्र है वह मनुष्य के रहन सहन के लिए उपयुक्त नहीं है। उसी तरह से तीव्र जो ह्यूमिडिटी है, नमी वाले क्षेत्र है, वह भी मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इस कारण से मानव ऐसे स्थानों पर निवास करना चाहता है जहाँ पर ना तो अत्यधिक ठंड हो, ना ही अत्यधिक गर्मी हो। उसी के अनुसार जो वातावरण है वह उसके शारीरिक और उसकी जीवन शैली के अनुकूल हो। तो अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र जनसंख्या के सघन क्षेत्र बने रहते हैं, जबकि जिन स्थानों पर प्रतिकूल जलवायु होती है, जैसे अति उष्ण क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, अति शीत क्षेत्र है जैसे ध्रुवीय क्षेत्र है, जबकि और इसी तरह से भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो क्षेत्र है जहाँ पर अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक नमी रहती है। तो इन क्षेत्रों ये जो क्षेत्र हैं मानव के लिए प्रतिकूल जलवायु प्रस्तुत करते हैं,
और मानव इन क्षेत्रों में निवास नहीं करना चाहता। तो बच्चों 30 शब्द का प्रश्न है, इसलिए इसमें 4 ऑप्शन जो दिए हैं वही आपको करना है, बाकी समझाने के लिए थी। अगला प्रश्न है 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए। बच्चों ये हमने वीडियो क्लासेस में देखा था। इसके प्रमुख रूप से 3 कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक में भी 4 ऑप्शन है: जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदाएं और भू आकृति। जबकि आर्थिक कारक है उसे 3 भागों में विभाजित करते हैं: खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। और तीसरा ऑप्शन सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है ही है। तो आगे देखते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में सबसे पहले जल की उपलब्धता। मानव ऐसे स्थानों पर निवास करने को सबसे अधिक प्राथमिकता देता है जहाँ पर जल की उपलब्धता हो, क्योंकि जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए सबसे अधिक वायु की और उसके बाद दूसरी प्राथमिकता उसकी जल की होती है। तो जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अतः लोग ऐसे क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं जहाँ पर स्वच्छ पेयजल आसानी से और बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो जाए। यही कारण है कि हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जहाँ पर जिन सभ्यताओं में मानव का विकास माना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, मिस्र सभ्यता है, नील नदी की सभ्यता है, तो इन सभी सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों के किनारे ही हुआ है। क्योंकि जल जो है वह कृषि कार्यों के अलावा औद्योगिक कार्यों में भी आवश्यक होता है और मनुष्य की जो दैनिक जीवनचर्या है उन जीवनचर्या में भी जल का अहम भाग है। दूसरा ऑप्शन है इसका जलवायु। मानव सदैव से ही अति उष्ण और अति ठंडे मरुस्थलों की जो अति उष्ण क्षेत्र है, जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है अथवा ठंडे प्रदेश है अथवा ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र है, उन मरुस्थलीय क्षेत्रों की या शीत क्षेत्रों की जो विषम जलवायु है वह विषम जलवायु मानव बसावट के लिए सदैव से ही असुविधाजनक रही है। मानव सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें उसका अनुकूलन हो सके, उन क्षेत्रों में मौसमी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। मौसम के अनुसार ऋतु परिवर्तन करने वाली जनसंख्या या वहाँ पर बसने वाली जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसी कारण भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक काल से ही बसा हुआ है। यूरोप महाद्वीप के आसपास का जो क्षेत्र है वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। ध्यान रखना बच्चों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और भूमध्य रेखीय क्षेत्र 2 अलग अलग क्षेत्र है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वह जो विषुवत रेखा है उस विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र है, जबकि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वह कर्क रेखा और 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र है, जो 66.5 डिग्री के नज़दीक पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला ऑप्शन है मृदाएं। जो भौगोलिक कारकों में तीसरा कारक है मृदाएं। मानव जीवन का आदिकाल से जो विकास हुआ है उस विकास कार्य में कृषि का बहुत ही योगदान है और आज भी सभ्यता का विकास हो गया है। उसके बावजूद मानव के जीवन में कृषि कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि कार्यों के माध्यम से ही लोग अपना उदर पूर्ति का कार्य करते हैं। और आज भी विश्व में लगभग 40% जनसंख्या ऐसी है जो कृषि कार्यों में लीन है। इस कारण मानव बसावट ऐसे क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ पर उपजाऊ कृषि के लिए उपजाऊ मृदाएं उपलब्ध हो और उनकी जो कृषि संबंधी क्रियाएं हैं वह उस उपजाऊ मृदा में संपन्न हो सके। इसीलिए
उपजाऊ दोमट मृदा वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, जबकि क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती है। भौगोलिक कारकों में ही चौथा कारक है भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों पर कृषि कार्य, परिवहन कार्य और औद्योगिक गतिविधियां आसानी से हो सकती है। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योग क्रियाकलापों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक स्थिति क्रिएट करते हैं। पर्वतों और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन का जाल नहीं बिछाया जा सकता, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं ये पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र। अतः इन क्षेत्रों में पर्वतीय, पहाड़ी क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है, जबकि विश्व में गंगा का मैदान सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। वहीं हम देखते हैं हिमालय का जो पर्वतीय भाग है वहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। अगला ऑप्शन देखते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारकों में सबसे पहला कारक है खनिज। लोग ऐसे क्षेत्रों में भी निवास करने को प्रायिकता देते हैं जहाँ पर खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र होते हैं, क्योंकि जहाँ पर खनिज होंगे वहाँ पर खनन की गतिविधियाँ होगी और खनन की गतिविधियाँ रोजगार उपलब्ध करवाएगी। खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है। अतः इन क्षेत्रों में कुशल और अर्धकुशल जो रोजगार कर्मी हैं वह इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, उस अफ्रीका महाद्वीप के जो कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। आर्थिक कारक में दूसरा है नगरीकरण। नगर है सदैव से ही रोजगार, शैक्षणिक और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाता आया है और इन क्षेत्रों में परिवहन और संचार के भी बेहतर साधन उपलब्ध होते हैं। तो लोग अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन की तरफ आकर्षित होते हैं और यही आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों से जो ग्रामीण जनसंख्या है वह निरंतर नगरों की ओर प्रवास करती रहती है और धीरे धीरे नगरों का है वह जनसंख्या आकार बढ़ता जाता है। साथ ही नगरों का जो क्षेत्रफलीय विस्तार है वह भी बढ़ता जाता है और नगर जो है वह विस्तृत होकर महानगर, विश्वनगर आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। आर्थिक कारक का तीसरा कारक है औद्योगिक कारक। औद्योगिक पेटियाँ जो है रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध करवाती है। जहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ होती है वहाँ पर रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा होते हैं और लोग रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की तरफ आकर्षित होते हैं। इन औद्योगिक इकाई क्षेत्रों में केवल जो श्रमिक होते हैं वही नहीं आते हैं, श्रमिकों के अलावा इन क्षेत्रों में परिवहन से जुड़े लोग, परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले जो लोग होते हैं वह भी इन क्षेत्रों की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि जहां पर औद्योगिक इकाइयां होगी उन औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने वाले जो व्यक्ति है, उन व्यक्तियों का परिवार है वह भी इन क्षेत्रों में निवास करेगा और उन परिवारों को अन्य सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोग भी इन क्षेत्रों में आकर बस जाएंगे। जैसे जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ क्षेत्र है। अगला कारक देखते हैं हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक।
कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो धार्मिक अथवा सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इस सांस्कृतिक या धार्मिक गतिविधि के कारण उन क्षेत्रों में जनसंख्या आकर्षित होती है, जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो इन क्षेत्रों सांस्कृतिक और धार्मिक समस्याओं से जुड़े होते हैं, तो लोग इन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं। जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है उन क्षेत्रों को लोग छोड़कर चले जाते हैं, जबकि कई क्षेत्र होते हैं धर्म विषय से जुड़े हुए, जैसे सऊदी अरब का जो मक्का क्षेत्र है वह धार्मिक क्षेत्र होने के कारण अत्यधिक बसावट वाला क्षेत्र है, जबकि कई बार कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर विरल जनसंख्या होने के कारण उन स्थानों की जो सरकारें हैं वह अपने यहाँ पर जनसंख्या बसावट के लिए भी लोगों को कुछ प्रोत्साहन देती है और उन क्षेत्रों में बसावट करवाती है। अगला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको इस अध्याय की जो वीडियो क्लास है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि का जो पार्ट 10 है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, उसे देखिए, उसमें आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो इसी के साथ आपका यह जो अध्याय 2 है वह समाप्त होता है। अगली क्लास में हम अध्याय 3 के प्रथम पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।